हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9th NCERT की सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग क्रिकेट की कहानी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज के अध्याय में हम लोग क्रिकेट का इतिहास जानेंगे। आज का अध्याय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का अध्याय एक तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, साथ ही जो लोग अभ्यर्थी हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े हुए प्रश्न जो हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के चैप्टर से आपके बहुत सारे डाउट या बहुत सारे जो तथ्य हैं आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। आप लोग जानते होंगे कि क्रिकेट का जो ऑरिजिन है या क्रिकेट की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से हुई थी, और इंग्लैंड से निकलकर क्रिकेट जो है पूरी दुनिया में फैला है। वर्तमान में फुटबॉल के बाद यानी सबसे ज़्यादा प्रशंसक जो है फुटबॉल के हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर प्रशंसकों के मामले में क्रिकेट गेम आता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में जितने भी गेम खेले जाते हैं उन सभी में क्रिकेट के फॉलोअर्स की संख्या, क्रिकेट के जो प्रशंसक हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। देखिए, क्रिकेट की स्टार्टिंग तो मनोरंजन के लिए की गई थी, यानी एंटरटेनमेंट के लिए की गई थी, लेकिन वर्तमान तक आते आते क्रिकेट ने जो एक व्यवसाय का रूप ले लिया, एक उपक्रम का रूप ले लिया है। आप लोग देखते भी होंगे वर्तमान समय में जहाँ कहीं भी मैच होता है, बड़े बड़े स्टेडियम में मैच होता है, मैच में जो स्टेडियम की जो दीवारें होती हैं, इस तरह के जो बाल्स आप देखते हैं उन पर तमाम तरह के ऐड लगे हुए होते हैं, स्पॉन्सर फर्मों के ऐड लगे हुए होते हैं। मैच का जो प्रसारण करने वाले जो टीवी वगैरह हैं या जो चैनल वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। वर्तमान में आप लोग देखते होंगे जो OTT प्लेटफॉर्म है वो भी अब मैच को प्रसारित करने लगे हैं, तो वो लोग भी पैसा खर्च करते हैं। वहाँ पर भी आप लोग बीच बीच में आप लोग ऐड देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में क्रिकेट जो है बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है, बहुत बड़ा उपक्रम बन चुका है। हमारे भारत में ही आप लोग देखते होंगे जो IPL सीजन होता है, जिसको इंडियन प्रीमियर लीग कहा जाता है, तो IPL में खिलाड़ी जो होते हैं करोड़ों रुपए में खरीदे जाते हैं। IPL ने भारत में सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया है। खास करके आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे ऐप हैं जैसे ड्रीम 11 हुआ, और कुछ ऐसे ऐप हैं जहाँ पर लोग टीम बनाकर पैसा लगाकर वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज वर्तमान में ये खेल केवल एक खेल नहीं रह गया है, बल्कि पैसा कमाने का एक साधन भी बन गया है। और यहाँ पर जो एक बार ऐसा कहा भी जाता है कि एक बार कोई अगर क्रिकेट में हिट हो जाता है तो उसका कैरियर बन जाता है, वो करोड़ों में छा जाता है। तो यहाँ पर वो बात सही भी है। आप लोग देखते ही होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए बैकग्राउंड से आते थे, जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक बार जब वो पिच पर हिट हो गए, मैदान में हिट हो गए, उसके बाद उनका कैरियर सेट हो गया। आज वो करोड़ों रुपए में है, उनका नाम भी है, फेम भी है, उनके पास वेल्थ भी है, पैसा भी अच्छा खासा। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट ने जो है कई लोगों का भविष्य सेट भी कर दिया है और एक बहुत बड़ा व्यवसाय, बहुत बड़ा एक मार्केट तैयार भी कर दिया है। क्रिकेट की जो शुरुआत है आज से करीब 500 साल पहले इसकी शुरुआत दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में हुई थी। 17वीं सदी तक आते आते ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। इंग्लैंड में क्रिकेट की दीवानगी उस समय इतनी ज़्यादा थी कि लोग संडे वाले दिन चर्च न जाकर मैदान में क्रिकेट खेलने जाते थे। इस बात से नाराज होकर वहाँ की सरकारों ने इन पर जो है जुर्माना भी लगाया कि अब आप लोग मैच ना खेलकर चर्च में जाएं। लेकिन लोग जो थे मानने को तैयार नहीं थे। लोग जो थे संडे वाले दिन क्या करते थे, मैच खेलने जाते थे। स्टार्टिंग में क्रिकेट के बल्ले की जो बनावट थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्तमान में जो बल्ला होता है कुछ इस तरह से बल्ला होता है, आपने देखा भी होगा, इस तरह का बल्ला होता है ना, ऊपर की तरफ यहाँ बैट होता है और इस तरह से बल्ला होता है। स्टार्टिंग में जो क्रिकेट के बल्ला था उसकी बनावट कुछ इस तरह से हॉकी स्टिक टाइप थी, जैसे हॉकी स्टिक होती है ना, नीचे से मुड़ी हुई होती है, इस तरह से बल्ले की बनावट थी। आज आप लोग जो लोग मैच देखते हैं या मैच प्रेमी हैं वो लोग जानते होंगे क्रिकेट में जो बॉलिंग होती है कुछ इस तरह से बॉल थ्रो की जाती है, हवा में बॉल थ्रो की जाती है, बीच में एक दो जगह वो टप्पा लेती है, फिर वो जाके आगे बढ़ती है। पहले क्या होता था, पहले बॉल लुढ़का के फेंकी जाती थी, इस तरह से बॉल जो है लुढ़का के फेंकी जाती थी, लुढ़कती हुई बॉल जाती थी, क्योंकि उस समय जो बैट होते थे हॉकी स्टिक टाइप होते थे। तो क्रिकेट की कुछ ये कहानी है। समय के साथ साथ क्रिकेट ने जो है अपने रूल्स में, यानी अपने जो नियम कानून है, कायदे, उनमें बदलाव किया है। अपने जो बैट है, बैट में भी बदलाव आया है। बॉल को फेंकने की जो टेक्निक है, तमाम तरह की टेक्निक यहाँ पे डेवलप की गई हैं, उनमें भी बदलाव आया है ना। क्रिकेट में कुछ चीज़ें जो है उनके मानक तय हैं। जैसे क्रिकेट में जो पिच होती है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जो है पिच है ना। पिच का मतलब होता है जो पहला विकेट है, ये वाला जो विकेट है, दूसरा जो विकेट है, इनके बीच की जो लंबाई है ये 22 गज होनी चाहिए। तो क्रिकेट में पिच की लंबाई तो तय है, ये 22 गज होती है, लेकिन मैदान का जो आकार होता है एक सा नहीं होता है। यानी मैदान यहाँ पर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में कुछ कुछ क्रिकेट स्टेडियम जो हैं वो छोटे हैं। अगर वहाँ पर जो बैट्समैन है वो 6 लगाता है तो कई बार क्या होता है कि जो बॉल होती है वो स्टेडियम की बाउंड्री से बाहर चली जाती है। जैसे कि फिरोज शाह कोटला
स्टेडियम है, कुछ और स्टेडियम भी हैं। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है, ये कुछ छोटे स्टेडियम है। जबकि वहीं कुछ बड़े स्टेडियम में जहाँ पर बॉल 6 लगाने पर बाउंड्री तक नहीं पहुँच पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पिच की लंबाई है वो तो तय है, 22 गज होगी, लेकिन यहाँ पर स्टेडियम के लिए कोई मानक सेट नहीं है कि स्टेडियम कितने क्षेत्रफल में होगा, इसका कोई मानक सेट नहीं है। यानी हॉकी और फुटबॉल जैसे जो दूसरे टीम है, तो दूसरे टीम खेलों में मैदान के आयाम तय होते हैं, लेकिन क्रिकेट में मैदान का जो आयाम है कि कितना क्षेत्रफल होगा, इसका आयाम तय नहीं होता है। जैसे कि एडिलेड ओवल आकार का है, एडिलेड जो ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम है, तो एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है, तो चेन्नई के चेपॉक की तरह ये मैदान लगभग गोल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैदान का आयाम है, यानी मैदान कितने क्षेत्रफल में होगा, इसका आयाम कैसा होगा, ये यहाँ पर फिक्स नहीं है। यहाँ पे पिच की लंबाई तो फिक्स है कि पिच जो है 22 गज की होगी, लेकिन मैदान की लंबाई यहाँ पर फिक्स नहीं है। इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे भी एक इतिहास है। देखिए, स्टार्टिंग में जब क्रिकेट स्टार्ट हुआ था, आज से करीब 500 साल पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि इंग्लैंड में कॉमन्स होते थे। कॉमन्स का मतलब जो साझा जमीनें होती थी जिन पर सभी ग्रामीणों का हक होता था, उनको कॉमन्स कहा जाता था। तो स्टार्टिंग में जब क्रिकेट वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो क्रिकेट जो है वहाँ पर साझा जमीनों पर, जिसको कॉमन्स कहा जाता है, वहाँ पर खेला जाता था। तो कॉमन्स का आकार किसी गांव में बड़ा था, किसी गांव में छोटा था। तो लोग जो थे उस समय के जो खिलाड़ी थे, उनके जो कप्तान होते थे, वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर उसकी बाउंड्री सेट करते थे कि यहाँ पर चौका लगेगा, यहाँ छक्का लगेगा, है ना। तो यही चीज़ वर्तमान तक चलती आ रही है। वर्तमान में भी क्रिकेट का जो स्टेडियम होता है उसका मानक तय नहीं है कि कितने मानक में कितना आयाम होगा, यहाँ पर कितने क्षेत्रफल में होगा। पिच का मानक तो तय है, लेकिन क्रिकेट के स्टेडियम का आयाम तय नहीं है। तो यहाँ पर क्रिकेट में मैदान के आकार का अस्पष्ट होना उसकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। और क्रिकेट जो है मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स का मतलब साझा जमीनों पर। आप लोग इससे एक अध्याय पहले पढ़ चुके हैं कि कॉमन्स जमीनें जो है इंग्लैंड में साझा जमीनें होती थी जिन पर सभी ग्रामीणों का हक होता था। जब देखिए क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो समय के साथ साथ ये मांग भी होने लगी कि क्रिकेट के जो नियम हैं वो सेट किए जाएं ताकि लोग एक मानक के अकॉर्डिंग खेलें। तो क्रिकेट के कानून जो है पहले 1744 में लिखे गए हैं, जिसके अनुसार हाजिर शरीफों में से मतलब जो भी टीम है उसमें से दोनों कप्तान, 2 अंपायर चुनेंगे और जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। यहाँ पर जो स्तंप हैं, देखिए इसे स्तंप बोला जाता है। लकड़ी, 3 लकड़ी के डंडे होते हैं, इनको स्तंप बोलते हैं। स्टंप जो है 22 इंच ऊंचे होंगे। उनके बीच की जो गिल्ली है, यहाँ पे 2 गिल्लियाँ होती हैं, ऐसे इस तरह के स्टंप होते, 3 स्टंप होते हैं। यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ इस तरह से बना के, 3 लकड़ी के स्टंप होते हैं। इनके बीच में 2 गिल्लियाँ लगी होती हैं इस तरह से, है ना, बीच में गिल्लियाँ होती हैं। आप अगर मैच देखते हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि स्तंप की जो लंबाई है, स्तंप की जो ऊंचाई है, सॉरी लंबाई में बोल रहा हूँ, ऊंचाई जो है ये ऊंचाई जो 22 इंच की होगी। जबकि जो गिल्लियाँ हैं, जो गिल्लियाँ आप 2 देख रहे हैं, इनकी जो लंबाई है ये 6 इंच की होगी। यहाँ पर जो गेंद का वजन है ये 5 से लेकर 6 औंस के बीच होगा और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। यानी 2 स्टंप लगे होते हैं, है ना। यहाँ पर एक बैटिंग वाला होता है और एक तरफ बॉलिंग वाला होता है। तो इन स्टंपों के बीच की जो ये लंबाई है ये 22 गज होगी और यही वास्तव में पिच का निर्माण करती है। यहाँ पर बल्ले के रूप और आकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। बल्ला कैसा होगा, बल्ले का आकार कैसा होगा, बल्ले का वजन कैसा होगा, इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। हालांकि वर्तमान तक बल्ले पर भी नियम बन चुके हैं, लेकिन उस समय बल्ले पर नियम नहीं बने थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जो है हैम्बल्डन, हैम्पशायर, यानी कि ये इंग्लैंड में एक जगह है हैम्पशायर, वहाँ पर एक छोटा सा गांव हैम्बल्डन, वहाँ में 1760 के दशक में बना था। और मेरिलेबोन क्रिकेट जो है, यानी जो मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब है, इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। ये देखिए पूछे जाते हैं प्रश्न कि दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कहाँ बना था। ये 1760 के दशक में हैम्बल्डन में बना था और जो मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब है इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले क्रिकेट के जो बल्ले होते थे वो हॉकी स्टिक टाइप होते थे, इस तरह से नीचे की तरफ मुड़े हुए होते थे। तो उस समय गेंद जो फेंकी जाती थी लुढ़का के फेंकी जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ बल्ले की बनावट में परिवर्तन आया, तो यहाँ पर गेंद को जो फेंकने की परंपरा थी उसमें भी परिवर्तन आया। अब यहाँ पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया था। और अब गेंद का जो वजन था ये 5.5 से लेकर 6.25 औंस तक हो गया और बल्ले की यहाँ चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। पहले बल्ले की चौड़ाई कोई फिक्स नहीं थी, बल्ला कितने भी आकार का हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पर जो बल्ले का जो फट्टा था इसकी चौड़ाई 4 इंच फिक्स कर दी गई। पहला लेग बिफोर विकेट यानी कि LBW जिसको कहा जाता है, पगवादा नियम 1774 में प्रकाशित हुआ और लगभग उसी समय तीसरे स्तंभ का चलन भी हुआ। LBW का मतलब आप लोग जानते होंगे। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं दोनों साइड विकेट होते हैं और जब प्लेयर जो है एकदम सीधे में होता है और बॉल जो होती है
दोनों विकेट के सीध में फेंकी जाती है, उस समय बॉल अगर बैट को हिट ना करके प्लेयर को हिट कर जाती है तो ऐसे में प्लेयर आउट माना जाता है। इसे ही LBW नियम कहा जाता है। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में चूंकि क्रिकेट की स्टार्टिंग ग्रामीण परिवेश में हुई थी तो वहाँ पर क्रिकेट का जो गेम था वो कई दिनों तक चलता था, 6-7 दिन 8 दिन तक। लेकिन समय के साथ साथ ये डिमांड की जाने लगी कि इतना लंबा खेल सही नहीं है, खेल जो है कम अवधि का होना चाहिए। तो 1780 तक बड़े मैचों की जो अवधि थी ये 3 दिन की हो गई थी। देखिए बाद के समय में जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें और ज़्यादा नियम जोड़े गए, जैसे 19वीं सदी में वाइड बॉल का नियम इसमें ऐड किया गया, गेंद का सटीक व्यास तय किया गया, पैड और दस्ताने अब खिलाड़ियों को दिए जाने लगे और बाउंड्री की शुरुआत की गई कि बाउंड्री कहाँ पर होगी, कहाँ पर चौका होगा, कहाँ पर छक्का होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि शुरू में क्रिकेट मैच की कोई समय सीमा नहीं होती थी, खेल तब तक चलता था जब तक एक टीम दूसरी टीम को पूरी तरह से आउट ना कर दे। चूंकि यहाँ पर क्रिकेट की स्टार्टिंग में ग्रामीण प्रदेश में हुई थी और ग्रामीण प्रदेश में लोग फुर्सत वाले लोग थे, वहाँ पे उनके पास समय की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हो गई, औद्योगिक क्रांति के बाद लोगों के पास जो समय बचा हुआ समय था वो फिक्स था, भाई उन्हें ड्यूटी भी करनी है, बचा हुआ समय उसको यूटिलाइज भी करना है, अपना काम धंधा भी देखना है, उसमें एंटरटेनमेंट भी करना है। तो ऐसे में अब क्रिकेट को लेकर संहिताएं बनाई जाने लगी, इनके नियम कानून बनाए जाने लगे ताकि क्रिकेट जो है कम समय में कम अवधि में खेला जा सके। तो औद्योगिक क्रांति के बाद संहिताएं बनी हैं, उनकी कठोर समय सीमाएं औद्योगिक शहरी जिंदगी के रूटीन को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। यानी अब यहाँ पर क्रिकेट जो है अब ये कई दिनों का खेल नहीं हो गया बल्कि कुछ घंटों में खेला जाने वाला खेल हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आप और भी नोटिस करेंगे, क्रिकेट जो है कई प्रकार से हमें ये भी बताता है कि क्रिकेट की शुरुआत ग्रामीण परिवेश में हुई थी। जैसे क्रिकेट के जो बेसिक उपकरण हैं जिन पर क्रिकेट खेला जाता है वो आज भी जो है परंपरागत तरीके से ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली भी गई है कि क्रिकेट के सबसे जरूरी जो उपकरण हैं ये प्रकृति में उपलब्ध पूर्व औद्योगिक सामग्री से बनते हैं। पूर्व औद्योगिक का मतलब क्या है कि जो औद्योगिक स्टार्ट हो गया उसके बाद जो भी उपकरण बने हैं उसके बाद जो भी पॉलीकार्बन वगैरह का आविष्कार हुआ है, प्लास्टिक का आविष्कार हुआ है या फिर स्टील वगैरह के बर्तन बनाने का चलन चढ़ पड़ा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखते होंगे चूंकि यहाँ पर क्रिकेट की स्टार्टिंग ग्रामीण परिवेश में हुई थी तो ग्रामीण लोग लकड़ी के बल्ले से खेलते थे। तो यहाँ पर आज भी क्रिकेट जो है लकड़ी के बल्ले से ही खेला जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली भी गई है कि बल्ला, स्टंप और गिल्लियाँ ये लकड़ी से बनती हैं, जबकि गेंद चमड़े, सुतली और कॉग से बनती है। देखिए बल्ले के 2 हिस्से होते हैं, ब्लेड या फट्टा। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये ब्लेड या फट्टा वाला हिस्सा है जो कि बिलो नामक पेड़ से बनता है। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है कि क्रिकेट का जो बैट होता है किस लकड़ी से बनता है, ये विलो पेड़ की लकड़ी से बनता है। और हत्ता जो होता है बैंत नामक लकड़ी से बनता है, जो हत्ता आप ऊपर देखते हैं ये बैंत नामक लकड़ी से बनता है। बाद के समय में क्या हुआ है, बाद के समय में जब औद्योगिक क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति से नए नए प्रकार के इन्वेंशन किए हैं, नए नए प्रकार के रसायनों की खोज हुई है। तो यहाँ पर जो वल्केनाइज्ड रबड़ है इसकी खोज होने के बाद क्रिकेट में पैड पहनने का रिवाज 1848 में स्टार्ट हो गया है और फिर बाद में इसके और भी जो भी उपकरण हैं और भी जिसकी जो सामग्री है वो पहनी जाने लगी है। अब है क्रिकेट और विक्टोरियाई इंग्लैंड। देखिए क्रिकेट की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं हमें भेदभाव को भी बताती है कि कैसे क्रिकेट इंग्लैंड में जब खेला जाता था तो वहाँ पर भी लोगों के साथ भेदभाव होता था। क्रिकेट को जो खेलने वाले लोग थे उनमें कुछ लोग अमीर थे। अमीर का मतलब आप लोग जानते होंगे, जिनके पास को अच्छा खासा पैसा था, अच्छा खासा नाम था, वेल्थ थी, वो लोग अमीर लोग थे। तो अमीर लोग जो थे वो अपने शौक के लिए खेलते थे, भाई हम शौकीन हैं तो कभी कभार हमने खेल लिया, शौक के लिए वो लोग खेलते थे। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, इसमें जो कुछ पेशेवर लोग जो थे, यानी जो लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए खेल खेलते हैं, वो लोग भी इसमें ऐड होते गए। तो वहाँ पर भी स्टार्टिंग में यही था, जो अमीर लोग होते थे उनको अलग सम्मान मिलता था, पेशेवर लोगों को अलग मिलता था। अमीर लोगों की स्टेडियम में एंट्री अलग गेट से होती थी, पेशेवर लोगों की एंट्री अलग गेट से होती थी। हालांकि यहाँ पर जो कप्तानी होती थी वो अमीर लोगों के हाथ में जाती थी, क्योंकि अमीर लोग अक्सर बैटिंग किया करते थे, केवल बैटिंग किया करते थे, और बाद बाकी जो भागदौड़ वाले काम है, बॉलिंग वाले काम है, ये सब पेशेवर लोगों को यानी गरीब लोगों को मिलते थे। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट जो है हमें डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाता है, यानी भेदभाव भी दिखाता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने एक शौक के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन वर्तमान तक आते आते अब ये मेरा पेशा बन चुका है, यानी प्रोफेशन बन चुका है, मैं इससे अर्निंग भी कर रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, स्टार्टिंग में जब यहाँ पर खेल स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर लोगों ने शौक के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे करके ये प्रोफेशन बन गया। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि इंग्लैंड में जो अमीर मजे के लिए क्रिकेट खेलते थे उन्हें शौकिया खिलाड़ी कहा गया,
और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले जो गरीब थे उनको पेशेवर या प्रोफेशनल कहा गया। देखिए, पेशेवर जो खिलाड़ी होते थे इनका मेहनताना वजीफा से, यानी जो वहाँ पर क्लब वगैरह बनते थे वो समय समय पर इन्हें वजीफा देते थे। चंदे का मतलब होता है किसी खास उद्देश्य के लिए जब हम धनराशि इकट्ठा करते हैं तो उसे चंदा कहते हैं। तो चंदा या फिर गेट पर इकट्ठा किए गए पैसे से उनको मेहनताना दिया जाता था। शौकीनों को जहाँ जेंटलमैन की उपाधि दी गई, जो यहाँ पर शौकीन लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनको जेंटलमैन की उपाधि दी गई है। वहीं पेशेवरों को वहाँ पर प्लेयर कहा गया है, यानी खिलाड़ी कहा गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। यानी यहाँ पर जो शौकीन लोग हैं उनको जेंटलमैन कहा गया है, सज्जन लोग कहा गया है, जबकि जो पेशेवर खिलाड़ी हैं, जो गरीब तबकों से आते हैं या मजदूर हैं, उनको यहाँ पर खिलाड़ी की संज्ञा दी गई, यानी प्लेयर्स कहा गया है। यहाँ तक कि मैदान में घुसने के उनके जो प्रवेश द्वार थे जेंटलमैन के अलग थे और जो प्लेयर्स थे उनके द्वार अलग अलग थे। शौकीन जहाँ पर बल्लेबाजी किया करते थे, वहीं खेल में असली जो मशक्कत है और ऊर्जा वाले जो काम है, जैसे कि तेज गेंदबाजी, खिलाड़ियों के हिस्से में आते थे, प्लेयर्स के हिस्से में आते थे, गरीबों के हिस्से में आते थे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अक्सर कप्तानी जो होती थी, कैप्टनशिप जो होती थी, वो अमीर तबके के लोग या शौकीन या फिर जेंटलमैन लोग ही कप्तानी निभाते थे। तो शौकिया खिलाड़ियों की सामयिक श्रेष्ठता का ही नतीजा था कि टीम का जो कप्तान होता था वो पारंपरिक तौर पर बल्लेबाजी होता था, जो कि एक अमीर होता था। जैसे यहाँ बताया गया कि समय के साथ साथ यहाँ की जो टीमें हैं, उन टीमों में कप्तानी का जो चलन था, पहले वहाँ पर जेंटलमैन हुआ करते थे, यानी अमीर लोग हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इस रिवाज में भी परिवर्तन देखने को मिला। 1930 के दशक में पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी किसी पेशेवर यानी प्रोफेशनल खिलाड़ी यॉर्कशायर के बल्लेबाज लेन हटन के ने की। यानी यहाँ पर अभी परिवर्तन आया है 1930 के दशक में जाकर, यहाँ पर अब कप्तानी जो है एक प्रोफेशनल खिलाड़ी ने की है, एक पेशेवर खिलाड़ी ने अब कप्तानी की है। अक्सर यहाँ पर एक कहावत कही जाती है कि वाटरलू का युद्ध जो है ईटन के खेल मैदान में जीता गया। देखिए, ईटन जो है क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है, ईटन का मैदान क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। वाटरलू का युद्ध आप लोग जानते होंगे, 1815 में नेपोलियन के खिलाफ लड़ा गया था, इसमें नेपोलियन की हार हुई थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसमें वहाँ के लोगों का मानना यह था क्रिकेट उन्हें डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासन सिखाता है। क्रिकेट से उनका शरीर जो है पुष्ट होता है, कहीं ना कहीं कसरत हो जाती है, व्यायाम हो जाता है, और क्रिकेट से उन्हें जो डिसिप्लिन में रहना वो सीख पाते हैं। तो वहाँ के कहावत चलन था कि भाई जो वाटरलू का युद्ध लड़ा गया है तो वो इसलिए लड़ा गया, वो इसलिए जीता गया ताकि वहाँ पर पेशेवर खिलाड़ी थे, वहाँ पर जो है क्रिकेट में मजे हुए खिलाड़ी थे, जो कि क्रिकेट से जो भी रूल्स रेगुलेशन सीखे थे उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन संवार लिया था, तभी वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाए और उस युद्ध में नेपोलियन को हरा पाए। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली भी गई है कि इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन की सैनिक सफलता का राज उसके पब्लिक स्कूल के बच्चों को सिखाए गए मूल्यों में था। अंग्रेजी आवासीय विद्यालय में अंग्रेज लड़कों को शाही इंग्लैंड के 3 अहम संस्थानों यानी सेना, प्रशासनिक सेवा और चर्च में कैरियर के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। यानी वहाँ पर उस समय जो भी अंग्रेजी आवासीय विद्यालय थे, बोर्डिंग स्कूल थे, वहाँ पर जो भी लड़के पढ़ने जाते थे उनको वहाँ पर इस तरह से तैयार किया जाता था कि वो लोग 3 जगह अपनी सेवा देंगे, सेना में, प्रशासनिक सेवा में और चर्च में पादरी के रूप में। हालांकि ये समझने वाली बात है, क्या औरतों को भी ये खेल खेलने की आज़ादी थी? तो देखिए, औरतों के लिए ये कठिन और प्रतिस्पर्धा वाले जो खेल थे ये अच्छे नहीं माने गए। तो औरतों के लिए क्रिकेट का एक विकल्प था जिसको क्रोकेट कहा गया। तो क्रोकेट जो है एक धीमी गति वाला सौम्य खेल था, जिसे औरतों के लिए, खासतौर से जो उच्च वर्गीय औरतें थीं उनके लिए अच्छा माना जाता था। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं केवल और केवल जो हाई क्लास फैमिली हैं, जो कि धनाढ़ फैमिली की जो लेडीज़ हैं, वही क्रिकेट खेल सकती थी। गरीब तबकों की लेडीज़ को क्रिकेट खेलने का कोई जिक्र यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर नोट के रूप में एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है, यहाँ पर टॉमस ह्यूज का जिक्र किया गया है। देखिए, टॉमस ह्यूज ने अपने स्कूली अनुभवों के आधार पर एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज। ये पुस्तक जो 1857 में छपी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई। इससे बाहुबली ईसाइयत, मस्कुलर क्रिश्चियनिटी की प्रसार में मदद मिलती है। बाहुबली ईसाइयत का मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं जो क्रिकेट था उसको एक डिसिप्लिन गेम के रूप में देखा जा रहा था, और ऐसा माना जा रहा था क्रिकेट ने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया है। तो क्रिकेट की वजह से बच्चे जो हैं कसरत भी कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, भागदौड़ भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हेल्दी बन रहे हैं। तो इस किताब के जरिए क्या किया गया? इस किताब के जरिए एक खेल को सही ठहराया गया, और कहीं ना कहीं इस किताब ने जो है ईसाइयत का प्रसार करने में मदद की है। अब बात करते हैं क्रिकेट का प्रसार कैसे हुआ। हमने ये तो जान लिया कि क्रिकेट का ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन इंग्लैंड से निकलकर ये खेल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कैसे पहुंचा है, ये भी जानना जरूरी है।
देखिए, समझने वाली बात यह है कि क्रिकेट केवल उन्हीं जगहों तक फैला जहां पर कभी ब्रिटिश उपनिवेशवाद रहे थे। यानी क्रिकेट जो है उन्हीं देशों तक सीमित रहा है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे, जैसे कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और कीनिया, यानी केन्या इत्यादि इन देशों में ही क्रिकेट का विकास हुआ। यहाँ पर एक बात तो समझने वाली है, अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को खुद से नहीं सिखाया था। अंग्रेजों ने जो है यहाँ के लोगों को खुद से कोई प्रयास नहीं किया था सिखाने का, बल्कि यहाँ के लोगों ने इन अंग्रेजों को देखकर खुद से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा इन जगहों के जो मूल निवासी उनको लगता था कि हम उनके ही गेम में उनको अगर हरा देंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, अपना नाम और सम्मान भी अपना बढ़ा पाएंगे और उनके बराबर हम खड़े होने की हैसियत प्राप्त कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से यहाँ के लोगों ने क्रिकेट को इनसे अडॉप्ट किया, इनसे सीखा। हालांकि अंग्रेज तो इन लोगों को सिखाने की फेवर में नहीं थे, फिर भी लोग जो होते अपने प्रयासों से ये गेम सीख गए। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली भी गई है कि क्रिकेट खेलना यहाँ सामाजिक और नस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया और अफ्रीकी कैरिबियाई आबादी को क्लब क्रिकेट खेलने से हमेशा हतोत्साहित किया गया। यानी कि यहाँ पर अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो कभी क्रिकेट खेलें, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ के निवासियों को ऐसा लगा कि क्यों ना हम अंग्रेजों को उनके ही खेल में पराजित कर दें, तो कहीं ना कहीं उनको अपमान का सामना तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि उस समय का दौर था, उस समय भले वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को उखाड़ के ना फेंक पा रहे हों, कम से कम एक तसल्ली तो यही थी कि कम से कम हम उन लोगों के गेम में उन्हें हरा दे रहे हैं। वेस्ट इंडीज में पहला गैर गोरा क्लब जो था 19वीं सदी के अंत में बना और यहाँ भी सदस्य जो थे हल्के रंग वाले मुलेट्टो समुदाय के थे। देखिए, मुलेट्टो समुदाय जो है ये मिश्रित यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के लोग होते हैं, इनको मुलेट्टो कहा जाता है। लेकिन जो क्लब क्रिकेट था उस पर 1930 के दशक तक केवल और केवल गोरे लोगों का वर्चस्व बना रहा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये, जो क्लब क्रिकेट खेला जाता था उस क्लब क्रिकेट पर केवल और केवल जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उनका ही वर्चस्व बना रहा था। देखिए, धीरे धीरे करके जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे वो क्रिकेट की तरफ बढ़ने लगे हैं और उन्हें लगने लगा है कि क्रिकेट में अगर हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को उनके सामने उन्हें धूल चटा पाएंगे, उनको नीचा दिखा पाएंगे। तो क्रिकेट में कामयाबी का मतलब नस्ली समानता और राजनीतिक प्रगति हो गया। यहाँ पर कुछ देशों में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद रहे थे, जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो वहाँ के नेताओं ने भी इस तरह का आह्वान भी किया है। तो अपनी आज़ादी के समय फोर्ब्स वर्नहैम व एरिक विलियम्स जैसे नेताओं ने क्रिकेट में आत्मसम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की संभावनाएं देखी हैं और अपने यहाँ की जो भी खिलाड़ी उनसे आह्वान भी किया है कि इसमें और अच्छे से खेलें। यहाँ पे बताया गया है कि जब वेस्ट इंडीज ने 1950 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहली टेस्ट श्रृंखला खेली, इन्होंने क्या किया था, 1950 के दशक में वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जो थी इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, जिसमें वो जीते भी थे। तो इन्होंने जो है अपने देश में राष्ट्रीय उत्सव मनाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए गर्व की बात थी। हालांकि उस समय अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज का कप्तान एक गोरा ही था, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज के लोगों के लिए गर्व की बात थी कि उन्होंने इंग्लैंड की टीम को हरा दिया है। देखिए, जैसे जैसे समय बीता है, कैप्टनशिप को लेकर जो पहले सोच बनी हुई थी केवल और केवल जेंटलमैन ही कैप्टन बनेंगे, अब उस सोच में परिवर्तन आया है। तो अब फिर बाद के समय में जो प्लेयर्स हुए थे, जिनको खिलाड़ी कहा जाता था, उनको भी कैप्टनशिप दी जाने लगी है। तो 1960 में पहली बार किसी अश्वेत यानी फ्रैंक वॉरेल को कैप्टनशिप संभालने का मौका मिला है। वेस्ट इंडीज के बारे में बात की गई है कि वेस्ट इंडीज की टीम में कई डोमिनियनों के खिलाड़ी शामिल थे। डोमिनियन का मतलब आप लोग जानते होंगे, ऐसे क्षेत्र जो कि स्वशासित क्षेत्र थे और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। यानी कहने का मतलब ये था कि ये क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अंग तो थे, लेकिन अपना शासन स्वयं से चलाते थे। 1932 में पहली बार जो है टेस्ट मैच हुए हैं और 1932 के टेस्ट मैच से पहले किसी भी टीम को राष्ट्रीय नुमाइंदगी का अधिकार नहीं था। राष्ट्रीय नुमाइंदगी का मतलब ये है कि कोई भी टीम किसी देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। सभी टीमें जो होती स्थानीय स्तर पर अपने मैच खेलती थी। 1932 में पहली बार जब टेस्ट मैच हुए हैं तो उसमें टीमों ने अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। क्रिकेट नस्ल और धर्म। देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग भारत में क्रिकेट के विकास को देखेंगे और ये जानेंगे कि औपनिवेशिक समाज में कैसे विभिन्न धार्मिक समूहों को क्रिकेट ने अपने से जोड़ा है। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट जो है ये नस्ल और धर्म के आधार पर संगठित था। यानी औपनिवेशिक भारत में जो भी टीमें तैयार की गई हैं वो धर्म और नस्ल के आधार पर तैयार की गई हैं। भारत में क्रिकेट का जो पहला सबूत है ये 1721 से मिला है, जो अंग्रेज जहाजियों के द्वारा कैम्बे में खेले गए मैच का ब्यौरा है। आप लोग जानते हैं कि खंबात का पुराना नाम कैम्बे है। तो खंबात में विदेशी जहाज लंगर डालते थे, तो वहीं पर एक अंग्रेजी जहाज था, उसने लंगर डाला और वहाँ के जो जहाज के जो भी
कर्मचारी थे, उन्होंने पहली बार 1721 में वहाँ पर क्रिकेट खेला है। तो ऐसे करके भारत में पहली बार क्रिकेट का सबूत 1721 में देखने को मिलता है। पहला भारतीय क्लब जो है कलकत्ता क्लब, ये 1792 में बना है। देखिए पूर्वी 18वीं सदी में भारत में जो भी क्रिकेट खेला गया उस पर अंग्रेजों का वर्चस्व रहा है। उस समय जो भारत में कार्यरत ब्रिटिश सैनिक थे या सिविल सर्वेंट्स थे, ये गोरे क्लबों में और जिम खानों में क्रिकेट खेला करते थे। ये लोग ऐसा मानते थे कि भारतीय लोगों के अंदर क्रिकेट खेलने की ना तो समझ है ना ही हुनर है, यानी ये लोग अपने से कमतर भारतीय लोगों को मानते थे। हालांकि उस समय कुछ ऐसे भारतीय लोग भी थे, कुछ ऐसे भारतीय समुदाय भी थे जिनके अंदर ये भावना जागृत हो रही थी कि हम भी इनसे कम नहीं है, हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो सबसे पहले इस मामले में जो पारसी समुदाय है वो आगे निकल कर आया है। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे पहले हिंदुस्तानी क्रिकेट की जो शुरुआत है वो पारसी समुदाय ने ही की है। तो हिंदुस्तानियों के द्वारा क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बंबई के पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। देखिए पारसियों ने 1848 में बंबई में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना की जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। हालांकि पारसियों ने जब क्रिकेट क्लब स्थापित किया उसके बाद इनका टकराव बॉम्बे के जो अंग्रेज लोगों का क्लब था उससे हुआ, खास करके मैदान को लेकर, क्योंकि इन लोगों ने जो मैदान चूज किया था उस मैदान में कभी कभी अंग्रेज लोग जो थे पोलो खेला करते थे। तो पोलो खेलने की वजह से क्या होता है कि जो पोलो में जो लोग घोड़े इस्तेमाल करते थे उन घोड़ों की वजह से मैदान जो होता था वो खराब हो जाता था, जो कि क्रिकेट खेलने लायक नहीं रहता था। तो ये लोग जो थे उसका विरोध भी करते थे। तो ऐसे करके जो पारसियों की टीम है, पारसियों की जो क्रिकेट टीम है, इसका अंग्रेजों की गोरी वाली टीम से टकराव भी हुआ है। देखिए पारसी क्लबों के प्रायोजक और वित्त पोषक टाटा और वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी थे। हालांकि समय के साथ साथ पारसी लोगों ने खुद को अपडेट किया है और क्रिकेट में ये लोग अपने आप को निपुण भी करते गए हैं। पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना, जो कि अंग्रेजों की टीम थी, इसको 1889 में हरा दिया। यहाँ पर एक इतिहास का क्वेश्चन भी दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। वह पहली टीम, भारतीय क्रिकेट टीम कौन सी थी जिसने इंग्लैंड का दौरा किया? ये पारसी टीम थी। ये पारसी टीम पहली भारतीय क्रिकेट टीम थी जिसने इंग्लैंड का दौरा किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब देखिए जब पारसियों ने देश में क्रिकेट टीम बना ली है तो ऐसे में ना तो हिंदू पीछे रहने वाले थे ना ही मुसलमान पीछे रहने वाले थे। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही 1890 के दशक में हिंदू और इस्लाम जिमखाना के लिए पैसे इकट्ठा करने लगे थे। जिमखाना का मतलब है कि एक कसरत करने का केंद्र। उस समय क्या था, उस समय ये जो जिमखाने थे ये क्रिकेट के खिलाड़ी तैयार करते थे, क्योंकि यहाँ पर फिटनेस भी बनती थी और साथ ही साथ क्रिकेट के खिलाड़ी भी तैयार किए जाते थे। तो उस समय हिंदू और इस्लाम के जो भी समर्थक थे, जो भी फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने अपने अपने जिमखाने स्थापित किए हैं ताकि वहाँ पर पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी तैयार किए जा सकें। जिमखाना जो है क्रिकेट के इतिहास ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट को सांप्रदायिक और नस्ली आधारों पर संगठित करने की रिवायत डाली और अंग्रेज ऐसा ही चाहते थे। यानी अंग्रेज चाहते थे डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो, क्योंकि उनका मानना था कि सभी धर्मों की अपनी अपनी टीमें होंगी तो ये लोग संगठित नहीं हो पाएंगे, और अगर संगठित हो गए तो हो सकता है ये लोग हमारे खिलाफ बगावत कर दें। इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे कि सभी धर्मों की अपनी अपनी टीमें हों और अपनी अपनी टीमों के बीच, यानी जितने धर्म हैं उन सबकी टीमों के बीच अगर कंपटीशन बनी रहेगी तो आपस में वो एकजुट हो ही नहीं पाएंगे। ऐसी अंग्रेजों की सोच थी। औपनिवेशिक हिंदुस्तान में सबसे मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें ये क्षेत्र के आधार पर नहीं बनी थी बल्कि धार्मिक समुदायों के आधार पर बनी थी। यानी उस समय जो भी टीमें तैयार की गई थी वो क्षेत्रीय टीमें नहीं थी बल्कि धार्मिक आधारों पर बनी टीमें थीं। इस टूर्नामेंट को शुरू में क्वाड्रेगुलर या फिर चतुष्कोणी कहा गया, क्योंकि इसमें 4 टीमें शामिल थीं। एक तो यूरोपी थे, यानी अंग्रेजों की जो गोरी टीम थी वो यूरोपीय टीम थी, पारसी थे, हिंदू और मुसलमान, ये 4 टीमें इसमें शामिल थीं। लेकिन समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन हुआ और यहाँ पर ये पेंटागुलर हो गया, यानी ये 5 कोणी हो गया। इसमें द रेस्ट नाम की एक नई टीम शामिल हुई जो कि भारतीय ईसाई समुदाय की टीम थी। देखिए आप लोगों ने विजय हजारे ट्रॉफी का नाम सुना होगा। विजय हजारे जो हैं ईसाई थे और ये द रेस्ट टीम के लिए खेलते थे। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है कई बार कि विजय हजारे किस टीम में शामिल थे। ये ईसाइयों की द रेस्ट टीम में शामिल थे। देखिए अंग्रेजों की जो इस तरह की नीति थी जिसके तहत अलग अलग समुदायों की अपनी अपनी टीमें बन रही थी, पारसियों की अलग थी, हिंदुओं की अलग थी, मुसलमानों की अलग थी, भारतीय ईसाइयों की अलग थी और इसके अलावा अंग्रेजों की अलग थी। तो इस चीज़ को लेकर उस समय महात्मा गांधी या फिर जो अन्य अखबार हैं उन लोगों ने इसका विरोध भी किया है, उन्होंने इसकी निंदा भी की है। तो बॉम्बे अखबार के जो संपादक हैं ऐसे बरेलवी, रेडियो कमेंटेटर हैं AFS तलायर खान, और महात्मा गांधी ने जो पेंटागुलर है तो पेंटागुलर को समुदाय के आधार पर बांटने वाला बताकर इसकी निंदा की है। इनका मानना यह था कि इस तरह से खेल की जो भावना ये विकसित कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को डिवाइड कर रही है। इसके विपरीत जो क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप है तो ये इसकी शुरुआत
अंग्रेजों के देश छोड़ने के बाद ही हो सकी है, 1947 के बाद ही हो सकी है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नामक एक नए टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ, जिसे बाद में रणजी ट्रॉफी के नाम से जाना गया। लेकिन 5 कौंटी टूर्नामेंट की जगह लेने के लिए इसे आज़ादी का इंतजार करना पड़ा, यानी कि 1947 के बाद ही ये 5 टीमों की जगह ले पाया है। अब यहाँ पर भारतीय क्रिकेट जगत के एक दलित क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में बात की गई है, जिनका नाम है बालवंकर बालू। इनका जन्म 1875 में पूना में हुआ था। और बालू जो हैं औपनिवेशिक काल के सबसे बड़े भारतीय क्रिकेट मुकाबले क्वाड्रेंगुलर में हिंदू टीम की तरफ से खेलते थे। ये उस समय के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे, और सबसे अच्छे खिलाड़ी होते हुए भी क्योंकि ये दलित थे, इस वजह से इन्हें कभी कप्तान नहीं बनाया गया। आगे चलकर 1923 में इनके छोटे भाई बिट्ठल को हिंदू टीम की कप्तानी का मौका मिला था। तो ऐसे करके यहाँ बताया गया कैसे उस समय धार्मिक आधार पर टीमें बनने के बावजूद भी जातिगत आधार पर भी खिलाड़ियों के साथ भेदभाव होता था। खेल के आधुनिक बदलाव। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि क्रिकेट का विकास जो है इंग्लैंड के ग्रामीण परिवेश में हुआ था। तो ग्रामीण परिवेश में होने की वजह से क्रिकेट एक धीमा खेल था। इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। ये 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन तक चलने वाला खेल था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई है तो लोगों के पास अब समय की कमी हो गई है, लोग समय के पाबंद होने लगे हैं। ऐसे में क्रिकेट की जो समय सीमा थी ये भी घटने लगी है। अब ये 3 दिन कर दी गई है। 3 दिन या कुछ घंटों में ये खेल खेला जाने लगा है। इस चीज़ का जो प्रभाव है वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं। यानी आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट मैच और एक दिवसीय इंटरनेशनल जो क्रिकेट है इसका वर्चस्व यानी ओडीआई मैचों का वर्चस्व है, जिन्हें राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। वर्तमान में हमारे यहाँ कोई धार्मिक आधार पर टीम नहीं है, कोई जातिगत आधार पर टीम नहीं है। अब हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय टीम है जिसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग शामिल हैं। इसके अलावा आईपीएल में आप लोग देखते हैं कि स्टेट वाइज कुछ टीमें शामिल हैं। यहाँ पर कुछ क्रिकेटर्स का नाम दिया गया है और बताया गया कि समय के साथ साथ कुछ क्रिकेटर को तो लोग आज भी याद रखते हैं, जबकि कुछ लोगों को लोग भूल चुके हैं। तो अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज सीके नायडू को लोग अब भी याद करते हैं, जबकि पालवंकर बिट्ठल और पालवंकर बालू जैसे अनेक कुछ अन्य समकालीन जो हैं इन्हें भुला दिया गया। इसका रीजन ये था कि ये दोनों खिलाड़ी जो थे टेस्ट क्रिकेट में खेलने के वक्त तक सक्रिय नहीं रहे थे। यानी कहने का मतलब ये है कि पालवंकर बालू और पालवंकर बिट्ठल जो थे, जिस समय टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की गई है, जिस समय भारत टेस्ट क्रिकेट में शामिल हुआ है, उस समय तक ये लोग सक्रिय नहीं रहे थे, जबकि सीके नायडू इसमें सक्रिय रहे थे। इस वजह से सीके नायडू का नाम आज भी लिया जाता है। ठीक है, सीके नायडू जो है इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पहले टेस्ट कप्तान बने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे। और भारत ने पहली बार टेस्ट मैच जो है 1932 में खेला था। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हालांकि टेस्ट मैच की शुरुआत जो थी 1877 में हुई थी। यानी पहला टेस्ट मैच जो था वो 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला गया था। खेल और बेऔपनिवेशीकरण। देखिए, बेऔपनिवेशीकरण का मतलब ये है कि जो यूरोपीय साम्राज्य थे उनसे आज़ादी हासिल करके स्वतंत्र बनने की प्रक्रिया जो है, स्वतंत्र राष्ट्रों के उभरने की जो प्रक्रिया है, इसको बेऔपनिवेशीकरण कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया कि भारत ने ब्रिटेन के साम्राज्य से आज़ादी तो हासिल कर ली थी, लेकिन क्रिकेट पर फिर भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो क्रिकेट के होते थे उन पर फिर भी अंग्रेजों का वर्चस्व बना रहा है। तो वही सब चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं। यहाँ बताया गया है कि भारत की आज़ादी से ब्रितानी साम्राज्य के खात्मे का बिगुल तो बच गया था, लेकिन क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पर साम्राज्यवादी क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नियंत्रण बरकरार रहा। यानी कि जिसको आईसीसी कहा जाता है, आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी पर जिसका 1965 में नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया, इसके संस्थापक सदस्यों का वर्चस्व रहा। संस्थापक सदस्यों का मतलब ये, इसमें जो अंग्रेज जो लोग थे यानी ब्रिटेन के जो लोग थे उनका ही वर्चस्व बना रहा और उन्हीं के हाथ में कार्यकलाप के वीटो के अधिकार रहे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के विशेषाधिकार जो हैं 1989 में जाकर खत्म हुए हैं और तब से वे लोग अब जो है आईसीसी में एक सामान्य सदस्य बनकर रह गए हैं। तब से यहाँ पर अन्य देशों की टीमों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। आप लोग जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में सबसे ज़्यादा क्रिकेट के फैंस रहते हैं। आज के दौर में व्यापार, मीडिया और क्रिकेट। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रिकेट पर एक समय तक अंग्रेजों का वर्चस्व रहा है। फिर धीरे धीरे करके लोगों ने अंग्रेजों को क्रिकेट खेलते देखा है, उनसे सीखा है और फिर अपनी टीमें विकसित की हैं और अंग्रेजों को उनके ही खेल में मात भी दी है। जैसा कि आप लोग अभी पढ़ चुके हैं कि एक समय तक आईसीसी पर अंग्रेजों का नियंत्रण रहा है और आईसीसी की मनमानी भी चली है। लेकिन चूंकि समय के साथ साथ क्या है, जब
अन्य देशों की टीमें उभरने लगी हैं, उनके खिलाड़ी उभर कर सामने आने लगे हैं, वो भी अपनी डिमांड रखने लगे हैं। तो ऐसे करके इंग्लैंड का अब दबदबा जो था आईसीसी से कम होने लगा है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है, अगर 1970 में दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट से बहिष्कृत किया गया तो 1971 को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इस साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में खेला गया। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे पहला टेस्ट मैच जो था 1877 में खेला गया था। भारत सबसे पहले टेस्ट मैच में 1932 में शामिल हुआ है, ये एक फैक्ट की बात है। ये सबसे पहला टेस्ट मैच जो है 1870 में खेला गया है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और भारत जो है पहले टेस्ट मैच में 1932 में शामिल हुआ है। वहीं सबसे पहला जो ओडीआई है, यानी वन डे जो क्रिकेट मैच होता है जिसको ओडीआई कहा जाता है, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1971 में खेला गया था, मेलबर्न में खेला गया था। और देखिए क्रिकेट का ये छोटा संस्करण इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि 1975 में पहला विश्व कप खेला गया और सफल रहा। पहला विश्व कप जो है क्रिकेट का जो 1975 में हुआ है। बाद के समय में क्या है कि बाद के समय में कुछ उद्यमी यहाँ पर शामिल हुए हैं और उन्होंने क्रिकेट को एक नया रूप दे दिया है, क्रिकेट को एक उद्यम बना दिया है। तो यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन व्यवसायी हैं कैरी पेकर, इन्होंने क्रिकेट के प्रसारण की बाजारी संभावनाओं को भांपकर दुनिया के 51 बेहतरीन खिलाड़ियों को इन्होंने, जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी मर्जी के खिलाफ उन्होंने जो अनुबंध पर हायर किया है, और इनसे जो 2 सालों तक वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के नाम से एक गैर अधिकृत टेस्ट और एक दिवसीय खेलों का आयोजन कराया है, और इसे जो है अपने टेलीविजन पर प्रसारित भी किया है। तो 2 साल तक ये इन्होंने इसे प्रसारित किया है। हालांकि इनका शो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, ये 2 साल बाद बंद भी हो गया है, लेकिन इन्होंने जो ये स्टार्टिंग की है, इस स्टार्टिंग से मीडिया फील्ड में क्रिकेट के एक नए युग का शुरुआत होता है। तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ बोली गई है कि देखिए टेलीविज़न दर्शकों को लुभाने के लिए जो कैरी पेकर ने जो बदलाव किए हैं वो स्थायी साबित हुए हैं, और इससे खेल का जो रंग ढंग था ये बदल गया। वर्तमान समय में आप लोग देखते हैं कि क्रिकेट की एक अहम भूमिका अब यहाँ पर हो गई है, और जो तमाम चैनल्स हैं उन्होंने क्रिकेट बोर्ड से अनुबंध भी किए हैं, जमकर पैसा भी दिया है। ऐसे करके क्रिकेट बोर्ड जो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी हो गए हैं। टेलीविज़न कंपनियों को टेलीविज़न प्रसारण का अधिकार बेचकर क्रिकेट बोर्ड अमीर हो गए। अब देखिए टीवी पर प्रसारण होने से क्या फ़ायदा हुआ। टीवी से प्रसारण होने से ये फ़ायदा हुआ कि पहले जो क्रिकेट खेल केवल और केवल अवजात वर्ग के हाथ में था, अब इससे ग्रामीण परिवेश के लोग भी जुड़ने लगे, यानी छोटे शहरों के, गांव के जो बच्चे थे वो भी इससे जुड़ने लगे, वो भी इससे प्रभावित हुए, और कहीं ना कहीं इसने जो है देश में एक बड़ा फैन बेस भी तैयार किया है। देखिए चूंकि भारत में खेल के सबसे ज़्यादा दर्शक थे और ये क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे बड़ा बाजार था, इसलिए खेल का गुरुत्व केंद्र दक्षिण एशिया हो गया। भले ही क्रिकेट की स्टार्टिंग इंग्लैंड में हुई हो, लेकिन वर्तमान में जो दक्षिण एशियाई देश हैं, जिसमें कि आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं, यहाँ पर क्रिकेट के दर्शकों का एक बड़ा समूह निवास करता है। समय के साथ साथ चूंकि दक्षिण एशिया गुरुत्व केंद्र हो गया क्रिकेट का, तो समय के साथ साथ क्या हुआ कि आईसीसी का जो मुख्यालय था वो भी लंदन से दुबई शिफ्ट हो गया। वर्तमान में आईसीसी का जो मुख्यालय वो दुबई में है। हाल के वर्षों में क्रिकेट के नई तकनीकी प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के खिलाड़ियों ने शुरू किए हैं। जैसे पाकिस्तान ने गेंदबाजी को दूसरा व रिवर्स स्विंग नाम के 2 अहम हथियार दिए हैं, यानी यहाँ पर बॉलिंग में 2 टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, दूसरी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, दूसरी रिवर्स स्विंग की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, रिवर्स स्विंग का मतलब क्या है कि सामने वाले जो बैट्समैन है उसको लगता है कि बॉल सीधी आ रही है, लेकिन बॉल सीधी ना आकर बॉल पहले साइड में जाती है, तब वो इस तरह से विकेट की तरफ जाती है। इसे रिवर्स स्विंग कहा जाता है। अब हम लोग अपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में जानेंगे। देखिए भले ही हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इस खेल को भी हमने ब्रिटेन से आयात किया है। स्कॉटलैंड में खेले जाने वाले खेल सिंटी और इंग्लिश एवं वेल्स खेल बैंडी व आयरिश हर्लिंग को हॉकी का पूर्वज माना जा सकता है। देखिए भारत में हॉकी की शुरुआत जो है औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा की गई थी। पहले हॉकी क्लब की स्थापना जो 1885-86 में कैलकाटा में हुई थी। ओलंपिक खेलों की हॉकी प्रतिस्पर्धा में भारत को पहली बार 1928 में शामिल किया गया था, और फाइनल में भारत ने हॉलैंड को मात भी दी थी। देखिए कई बार ये पूछा जाता है हॉकी खेलों की ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भारत कब शामिल हुआ था। ये 1928 में शामिल हुआ था। आप लोगों को हॉकी के सबसे महानतम खिलाड़ी का नाम पता ही होगा, इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों ने अपने खेल में कौशल और तीक्ष्णता की वजह से हमारे देश को कई सारे ओलंपिक पदक दिलाए हैं। 1928 से लेकर 1956 के बीच भारतीय टीम ने लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते। यानी आप समझ सकते हैं उस समय हमारे हॉकी टीम का प्रदर्शन कैसा था। हमने 1928 से लेकर 1956 के बीच में लगातार 6 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इस युग में भारत ने ओलंपिक में कुल 24 मैच खेले और सभी में सफलता प्राप्त की। हॉकी में भारत को
बाकी 2 स्वर्ण पदक जो हैं 1964 के टोक्यो ओलंपिक में और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में प्राप्त हुए थे। हालांकि वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे, वर्तमान समय में हॉकी की जितनी ज़्यादा उपेक्षा की गई है, उस उपेक्षा का सबसे बड़ा कारण क्रिकेट का फैन बेस है, क्योंकि वर्तमान में क्रिकेट में बढ़ावा दिया जा रहा है जबकि हॉकी में उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हॉकी के प्रति लोगों की दिलचस्पी जो है लगातार कम होती जा रही है। अब देखिए, महात्मा गांधी के खेलों के लेकर जो विचार हैं वो यहाँ पे व्यक्त किए गए हैं कि महात्मा गांधी अपने समय में और अपने से खेलों को लेकर क्या सोचते थे, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी हमेशा मन और मस्तिष्क के बीच में बैलेंस बनाने की बात करते हैं और खेल कूद को महत्वपूर्ण भी मानते हैं। लेकिन वह ये बात भी अक्सर कहते थे कि क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल जो हैं ये अंग्रेज भारत में लेकर आए हैं और ये खेल जो है हमारे परंपरागत खेलों को नष्ट करते जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं गांधी जी का मानना ये था कि ये दोनों ही खेल जो है अंग्रेजों से आयात किए हुए खेल हैं जो कि हमारे भारतीय परंपरागत खेलों को नष्ट कर रहे हैं। इनका मानना था कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस जैसे जो खेल हैं ये संपन्न वर्गों के खेल हैं। ये हमारे भारतीय ग्रामीण परिवेश के लायक खेल नहीं है। ये संपन्न वर्गों के द्वारा खेले जाने वाले खेल हैं। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ इनके अभ्यास प्रश्नों की सीरीज भी इसमें देखने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।